नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसी क्लास के अंदर, एक ऐसी महामैराथन क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक बोर्ड अजमेर 2023 और 24 के अंदर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं सभी का सभी रिवीजन आज हम एक क्लास के अंदर पूरा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस एक क्लास के अंदर हम सभी के चैप्टर, जितने भी चैप्टर है अध्याय 1 से अध्याय 14 तक जितने भी चैप्टर है उन सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। और इस क्लास के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि सभी की सभी मिले, लेकिन 90% मैं कह सकता हूं कि 90% इसी क्लास से आपका आने वाला है। क्योंकि अगर 100% कह दूं तो प्यारे साथियों वो तो एक नजरअंदाज वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 100% होती तो मैं आपको एग्जाम पेपर ही क्यों न दे देता। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, 5 या 6 सालों से देख रहा हूं कि 90% आपको ये क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे और जब आप अपना क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं, तब आप आके और साथ में आप एक मुझसे वादा करके जाओ, जैसे ही आप एग्जाम दो उसके बाद तुरंत आपको आके ये कहना है कि सर वास्तव में हमें इनसे क्वेश्चन मिले हैं या नहीं मिले, आपको बता के जरूर जाना है। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपको सभी के सभी चैप्टर वाइज, देखिए हमने सभी के जितने भी चैप्टर है उन सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उठा रखे हैं, जितने भी सभी के सभी आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपकी वो क्लास है जो आपकी भविष्य की एक मजबूत दीवार को चुनने वाली है, एक मजबूत कड़ी को चुनने वाली है। तो इसके लिए आपको बड़ी साहस और उत्साह के साथ अच्छे से, जिस बच्चे ने इसको सभी के सभी को देख लिया क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया, तो यकीन माना दोस्तों वो बच्चा सबसे आगे होगा। तो देखिए, आज का हमारा लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। लक्ष्य पे 2 लाइन कहना चाहूंगा। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है, कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। प्यारे साथियों, ये आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके लिए 100% बेनिफिट अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर अध्याय 1 की बात करते हैं। वास्तविक संख्या से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं एक बार दिखा दूं, अध्याय 1 है, मात्र इतने से क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन इतना ऐसे नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका प्योर करीम होता है वो आपको निकाल कर दी गई है प्यारे साथियों। तो देखिए, इनको जितने भी क्वेश्चन है इनको आपको पूरी का पूरा सॉल्यूशन जरूर करना है और लास्ट तक देखते रहना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे साथियों, 96 और 404 का हमें HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बोला गया अभाज्य गुणनखंड, तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले प्यारे आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, और मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो चैनल पर डाल रखा है कि किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे। 2 चौका 8, 1 और 2 8 16 48 आ गए। फिर वापस 2 का भाग लगाएंगे। 48 के अंदर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर वापस 2 का भाग लगाएंगे। 12 आ गया प्यारे साथियों। फिर वापस 2 का भाग लगाएंगे 6, और फिर वापस 2 का भाग लगाएंगे 2 तिया 6, और फिर 3 का भाग लगाएंगे 1। क्या आ गया, ये आ गया। जो प्यारे साथियों एक बात और देखना, एक बात और देखना कि जो ये हमने 96 है और एक 404 का भी तो करना है, तो 404 का भी कर लो साथ में। सबसे पहले देखो, इकाई का अंक सम हो तो इसके अंदर 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग लगाया। 2 एकम 2, 0 का 2 एकम 2। अब देखो 101 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो हमें पता है 101 में तो सिर्फ 101 का ही भाग जाएगा। तो 101 एकम 101। अब देखिए, आपको अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात आपको क्या करना है। आपको 96 और 404 का ज्ञात करना था। तो प्यारे साथियों, 96 और 404 का, जैसे ही आपने 96 का फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो आपके पास कौन कौन से फैक्टर आ गए ये वाले लिख लो एक साइड। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 ही आया था। और यहां से आपने जैसे ही इसको अभाज्य गुणनखंड किया, क्या आया था, 2 गुणा
2 गुणा में 101। अब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले प्यारे साथियों आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ये पूरी प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे साथियों कि आपको यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो संख्या देखो जो इसके अंदर कॉमन हो और बड़ी भी हो। तो देखिए बात करें हम 101 की, तो 101 क्या, 101 बड़ी तो है लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है, तो उससे छोटी संख्या 3। 3 देखिए तो 3 कॉमन तो है, 3 बड़ी तो है लेकिन कॉमन नहीं है, फिर हमें छोटी पर आना पड़ेगा। 2 हमने देखा 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, तो 1 2 तो ये वाला कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी है। तो यहाँ से देखिए दो दो कॉमन है उनको उठा लेंगे। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन संख्या होगी वो ही एचसीएफ होगा। मैं बात करूं एक तो ये मान लो और एक ये मान लो। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 तो यहाँ से उठा लिया और 1 2 यहाँ से उठा लिया, तो 2 दूनी 4। कहने का तात्पर्य एचसीएफ कितना आ गया? 4। प्यारे साथियों एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है कि जो बड़ी सी बड़ी संख्या कॉमन हो वही उसका मान होता है, लेकिन हमें पता चला कि 101 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, तो उससे छोटी संख्या 2 पर आए। अब आप कहेंगे सर ये 2 तो बच गया लेकिन 2 इसमें तो है इसमें तो नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम, लेकिन एलसीएम से ज्ञात करने से पहले हमें पता है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल अर्थात n1 इंटू n2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो n1 और n2 क्या होती है? वे दो संख्याएं जिसका हमने एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। तो n1 यानी 96 इंटू n2 404, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 और इंटू एलसीएम। तो यहां से हमारे पास एलसीएम का मान निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे देखना, ये 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ से तो हट गया। अब इसको सोल्यूशन करो, 4 का भाग इसमें दिया 4 एकम 4 0 4 एकम 4 101 आ गया। 96 को 101 से गुणा कर दो, 96 को 101 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 9696 आ जाएगा। और ये किसका मान आ गया? ये मान आ गया भाई साहब एलसीएम का। एलसीएम का मान निकल के आ जाता है 9696। ठीक है प्यारे साथी, इस प्रकार आपको करना है। देखिए बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने जितना कोशिश की है गहराई में जाने का उतना समझा सका, लेकिन जिस तरह हम चैप्टर में समझते हैं उस तरह तो इतना फोकस नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एलसीएम निकल गया, एचसीएफ आ गया, और यही हमें ज्ञात करना था। प्यारे साथी कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्या है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एचसीएफ 306 है और 657 है, बराबर 9 दिया गया है। कहने का मतलब 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों ठीक वैसे का वैसा क्वेश्चन है, इसमें न तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, डायरेक्ट हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणा n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, वहां से हम निकाल लेंगे। चलिए निकाल के दिखाता हूँ। वापिस से देख लेना क्या कहा इसने कहा है कि एचसीएफ दिया गया है 306 इंटू 657 बराबर 9 दिया गया है, और एलसीएम एचसीएफ देखो 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9, और एलसीएम निकालना है आपका इन दो संख्याओं का। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। प्यारे साथियों सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 306 और 657 का हमें एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया गया है प्यारे साथियों में, एचसीएफ 9 दिया गया है और इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ दे रखा है 9, तो प्यारे साथियों हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। प्यारे साथियों इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस चुटकियों का काम है। n1 और n2 वो दो संख्याएं जिसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। कौन सी है? 306 और 657, 306 और 657 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है भाई साहब 9 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ये 9 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो 9 का भाग दे दो, इसमें दिया 9 3 27, 3 बच गया 9 चौके 36, और 34 को क्या कर दो 657 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मान किसका निकल के आएगा? एलसीएम का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 338।
ठीक है, ये कर लेना आप मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। प्यारे साथियों, दोनों ही बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आप दोनों ही समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और इंटू LCM है। सबसे पहले तो प्यारे साथियों हमें इनकी HCF और LCM ज्ञात करने होंगी। 26 और 91 का, 510 और 92 के, इनके हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। फिर हमें ये चेक भी करना है, किससे चेक करना है, जो हमारी पर में है, जो हमारी थ्योरम है ना, n1 इंटू n2 इजिकल टू HCF इंटू LCM, उससे हमें ये चेक करना है कि हमने जो HCF और LCM निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो प्यारे साथियों चलिए देखते हैं, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपको पता है चैप्टर 1 में आपको सिर्फ भाज्य गुणनखंड HCF इंटू LCM और प्रिम्य संख्या, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलने वाला है। और वैसे आपके लिए अच्छा है कि इस बार आपके चैप्टर है वो बहुत ही कम कर दिए गए हैं, जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हमें 26 और 91 का HCF और LCM निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, 26 का भाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 13 आ गया। फिर देखिए 13 में तो 13 का ही भाग जाएगा। इसी तरीके से 91 का करते हैं, 91 में किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 और कितना बच गया, 7 एकम 7 और यहाँ पे बच गया 2 और 7 या 21 और 13 आ गया। कहने का मतलब जब हमने 26 का भाज्य गुणनखंड किया और 91 का भाज्य गुणनखंड किया तो क्या मिला, 26 का किया तो क्या मिला 2 इंटू 13 और 91 का किया तो क्या मिला 7 इंटू 13। तो देखिए HCF क्या होता है आपको पता है, HCF होता है जो कॉमन होती है, जो संख्या कॉमन होती है उसे कहते हैं HCF। तो HCF कितना मिल गया हमें, यहाँ से 13 HCF मिल गया। और LCM क्या होता है, LCM हम जो कॉमन है वो भी तो लेना है और जो उसके साथ जो बाकी बच गए हैं उनको भी काउंट करना है। अर्थात क्या है, 2 गुणा 7 भी इसके 7 आ जाएगा, 2 गुणा 7, ये आपका LCM निकल के आ जाएगा। तो LCM कितना निकलेगा आपका 182 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब ये देखो 13 आ गया, 182 आ गया, ये अभी हमें चेक भी करना है कि हमने सही निकाला या गलत। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा प्यारे साथियों, तो आपको पता है कि हमारे पास पर में n1 इंटू n2 इजिकल टू LCM इंटू HCF। एक बात बताओ, हमारे पास वो दोनों संख्या है जिनका हमने HCF और LCM निकालना है, वो दोनों संख्या यहाँ लिख देंगे और LCM जो और HCF जो आया है वो यहाँ लिख देंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमने सही निकाला है, अन्यथा हमने सही नहीं निकाला है। तो n1 क्या है, 26 और 91 का निकाला था ना, 26 इंटू 91 कर दो। और HCF कितना आया है, LCM आया 13 इंटू 182, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2366, सॉरी 2366 आएगा, 2366। और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2366। अर्थात दोनों का मल्टीप्लाई किया तो सेम आया। इसका मतलब हमने जो HCF और LCM निकाला है वो बिल्कुल राइट है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार चेक करनी है। ठीक इसी प्रकार आपको किसका चेक करना है, आपको चेक करना पड़ेगा 510 और 92 का। 2 नंबर कौन सा था हमारे पास, 510 और 92, इसका भी चेक करना है। ठीक आपको यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये आपके लिए एग्जाम्पल रखता हूं और इसका कमेंट में आंसर बताना कि ये सही आया आपका या गलत आया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि निम्न संख्या अप्रिम्य है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्या अप्रिम्य है। √3, 5 - √3, 3 + 2 √5, 7 √5, √2, इनमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने को देखने वाला है, या तो √3 या फिर √2 या फिर आपके पास आ सकता है 5 - √3। इनमें से आपको एक पक्का देखने को मिलेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ प्यारे साथियों। तो देखिए चलिए इनको हल करते हैं। सबसे पहले √3 को सिद्ध करेंगे कि ये अप्रिम्य है। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे साथियों इसको √3 एक अप्रिम्य संख्या हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको पता है कि हमें इसके विपरीत मान के चलना है कि माना
माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक बार हम परिमेय संख्या मानेंगे और लास्ट में हमारा कथन माना हुआ गलत सिद्ध कर देंगे और हम कह देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखना, माना √3 एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हमें पता है कि परिमेय संख्या होगी तो √3 परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप की हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप की हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q लिख दो या फिर A/B लिख दो, दोनों ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात √3 बराबर A/B है, तो यहाँ से B को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो √3 B आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों ओर एक बार वर्ग कर सकते हैं ना, तो दोनों ओर वर्ग करने पर लिख देना, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, A² हो जाएगा और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। B का स्क्वायर करते हैं तो B² आएगा। अब देखिए कहने का मतलब ये 3B² है, ये भी A² है, अर्थात ये बराबर है तो ये इसके बराबर है। और अगर मैं एक आपको एग्जांपल पूछूं कि 2 के बराबर है, तो कहने का मतलब ये इससे विभाजित होगा ना और ये इससे होगा। कहने का मतलब जो बराबर संख्या वो आपस में विभाजित होगी, अर्थात 3B² A² से क्या होगा, लिख देना 3B² A² से विभाजित होगा, विभाजित होगा, विभाजित होने का मतलब भाग जाएगा। 3B² A² से विभाजित होगा तो 3B क्या होगा, A से विभाजित होगा। एक बात बताइए प्यारे साथियों, जो आपका अपरिमेय संख्या होती है वो क्या वास्तव में उसके गुणखंड बन सकते हैं? देखिए 3A से विभाजित होगा तो इसके मतलब यहाँ पे उसके गुणखंड तो बनने वाले हैं, गुणखंड बनेंगे तो क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए 3A से विभाजित होने का मतलब ये तो क्या है, 3A से विभाजित होगी। आपको पता है कि परिमेय संख्या में उसके गुणखंड नहीं बन सकते, ठीक है। और यहाँ पे 3A से विभाजित हो गया, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे इसके फैक्टर बन रहे हैं। जो हमने कथन माना है वो गलत है, क्योंकि अगर देखिए 3B² A² से विभाजित है और 3 भी A से विभाजित होगा तो इसका मतलब जिसमें अगर फैक्टर बने वो परिमेय संख्या नहीं होती है, और जो हमने माना है वो गलत है। अतः हम कह देंगे कि √3 भाई साहब क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपको पूरी कथन लिखना है। देखिए मैंने शॉर्ट में बताया है क्वेश्चन, देखिए मैथमेटिक रूप से तो ये सही है, लेकिन आपको लिखना है कि यहाँ पे इसके परिमेय संख्या, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, दोनों ओर वर्ग कैसे किया जाता है, ठीक है। ये इससे विभाजित हो गया तो ये इससे, और इसका कथन भी लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक इसी प्रकार हम किसको करेंगे, ठीक इसी प्रकार आप √5 को खुद कर देना प्यारे साथियों। मैं नहीं करके दिखाऊंगा आपको √5 को किस प्रकार करते हैं। सेम यही प्रोसेस रहने वाली है, B के बराबर मानना है और यही कहना है। यहाँ पे 3 था, बस यहाँ पे 5 है, कोई फर्क नहीं है। अब एक देखिए, अब देखते हैं 5 माइनस √3 को चेक करते हैं। वही सेम माना 5 माइनस √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना √5 क्या है, एक 5 माइनस √3 है, एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो प्यारे साथियों ये A/B के रूप की तो होगी, क्योंकि परिमेय संख्या हम जानते हैं A/B के रूप की होती है। तो एक बात बताइए, ये A/B के रूप की, तो प्यारे साथियों देखना, अब 5 को तो मैं एक बार यहीं रखता हूँ, √3 को इधर ले जाऊं और A/B को इधर ले आऊं, तो देखिए ये तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा, और ये प्लस का A/B इधर आएगा तो माइनस का A/B हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आएगा, 5B माइनस A/B बराबर √3। प्यारे साथियों एक बात बताओ, ये किसके रूप की है, A/B के रूप की है, A/B के रूप की है, और ये क्या है, और √3 को अभी हम सिद्ध करके आए हैं कि √3 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय
अप्रिमेय संख्या। एक बात बताओ, अप्रिमेय संख्या प्रिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकती है क्या? अब आप कहोगे सर अप्रिमेय संख्या तो अप्रिमेय संख्या के बराबर ही होगी, लेकिन यहाँ पे तो प्रिमेय संख्या दिया गया है। इसका मतलब जो हमने जितने भी प्रोसेस की है, जितना कथन माना है वो गलत साबित हुआ है। हम लिख देंगे कि 5 माइनस अंडर 3 एक अप्रिमेय संख्या है। हमारा माना हुआ कथन गलत साबित हुआ। पूरे की पूरी प्रोसेस लिखनी है प्यारे साथियों आपको, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया आपको इस तरीके से करना है। ठीक इसी प्रकार आपको 3 + 2 अंडर 5 वाला करना है। एक और बता देता हूं मैं 7 अंडर 5 वाला। तो प्यारे साथियों हमें सिद्ध करना है कि 7 अंडर 5 भी क्या है? अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या। तो चलिए सिद्ध करेंगे। इससे पहले हम इसके विपरीत मानेंगे कि माना 7 अंडर 5 एक प्रिमेय संख्या है। मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाके पता चलता है वो सही है या गलत है। माना कि 7 अंडर 5 क्या है? एक प्रिमेय संख्या है। प्रिमेय संख्या है तो 7 अंडर 5 किसके बराबर होगी? a/b के बराबर भी होगी। हम जानते हैं क्योंकि प्रिमेय संख्या a/b के बराबर होती है। तो यहां से देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में है, तो देखिए अंडर 5 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे a, और ये 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 7 भी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब एक बात बताइए, a/b या a/7b किसके रूप का है? a/7b किसके रूप का है? ये हमें पता है ना, प्रिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? प्रिमेय संख्या। क्यों है? हम जानते हैं प्रिमेय संख्या को बारे में पढ़ चुके हैं। और ये क्या है? अप्रिमेय संख्या। अब एक बात आओ कि अप्रिमेय संख्या प्रिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? तो आप कहेंगे सर बराबर सिर्फ वही संख्या हो सकती है जो इसके बिल्कुल बराबर हो, लेकिन हम जानते हैं अप्रिमेय संख्या प्रिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। अतः हमारा माना हुआ कथन गलत साबित हुआ और हम कह देंगे कि 7 अंडर 5 क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। इस तरीके से प्यारे साथियों आपको इसको हल करना है कि 7 अंडर 5 अप्रिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको अंडर 2 3 + 2 अंडर 5 इस प्रकार आपको करने हैं। देखिए हमने लगभग इसके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 1 को, वास्तविक संख्या को, जो आपका 4 नंबर आने वाला है, इसके सभी क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। जो 1-2 छोड़े हैं वो आप खुद करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे प्यारे साथियों तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि टाइम आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन बता दूं कि ये 10 क्वेश्चन पक्के आएंगे और तो भी आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनना है। क्या बनना है? भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनना है। तो प्यारे साथियों चलिए चलते हैं नेक्स्ट अध्याय 9 पर 2 पर। उससे पहले अगर आपका अध्याय 1 पूरा कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में आया तो प्लीज एक अपना सा कमेंट छोड़ के जाना कि आपको क्या समझ में आया। उसके बाद चलते हैं अध्याय 2 पर। बात करेंगे बहुपद के बारे में, किस प्रकार शून्यांक निकालते हैं, किस प्रकार गुणांक, उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे प्यारे साथियों। ये आपका प्यारा सा चैप्टर अध्याय 2 बहुपद, ठीक है। उसके भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी 5 नंबर का आपका देखने वाला है। इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे साथियों इनको देखेंगे अध्याय 2 को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहले द्विघात बहुपद दी गई है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे प्यारे साथियों। हमने एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये नहीं समझना है कि सर कितनी बड़ी क्लास होने वाली है, क्योंकि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम नदियों से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, उठ निशाना साध जरा ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। हमें नहीं पता क्लास कहां तक चलने वाली है प्यारे साथियों। और आपको बता दूं जब तक ये क्लास, देखिए अगर यहाँ पे अगर मेमोरी फुल हो जाती है तो आपकी क्लास रुक जाएगी, तो आपको दूसरी क्लास लगानी पड़ेगी, ठीक है। शायद भगवान न करे कि आपकी
ऐसा हो। लेकिन अगर मैं बता दूं, अगर आपको कहीं बीच में अगर कोई इश्यू आ जाए टेक्निकल, अगर आपकी क्लास रुक जाती है, अगर बंद हो जाती है, तो ठीक उससे आगे हम उसके नेक्स्ट आप नई क्लास डाल देंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखेंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको साथ में बता देना चाहता हूं कि जो आपकी 2.1 है उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ से साइड तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए यहाँ पे इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, तो आप एक बार थोड़ा सा खुद रिवीजन कर लेना 2.1 का, क्योंकि आप इसे समझाने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं। लेकिन फिर भी आपका ये करते हुए बनता है कि आप एक बार इसको देख ले, ताकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका 1 मार्क्स न कटे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 2.2 का पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद की x² + 7x + 10 के शून्यंक को ज्ञात करो और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, चलिए करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, x² + 7x + 10, इसके हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्य कैसे ज्ञात की जाती है, चलिए मैं बताता हूं आपको। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने आने चाहिए। प्यारे साथियों, कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले, और इसको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको गुणनखंड ज्ञात करना आपको सिखा रखा है प्यारे साथियों। यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। कहने का मतलब 1 को 10 से गुणा किया तो 10 आया, गुणा करे तो कितना आना चाहिए 10, और जोड़े तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो बताओ प्यारे साथियों, अब आप कहोगे कि सर 5 × 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अर्थात गुणा किया तो कितना आया 10, और 5 को 2 में जोड़ा तो 7। तो देखिए 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2 लिख सकता हूँ ना। तो देखिए x² + 7 की जगह लिख सकता हूँ मैं 5x × 2x, क्योंकि देखिए सबसे पहले गुणा करे तो 10 आना चाहिए, जोड़े तो 7 आना चाहिए। तो देखिए 5 दूनी 10, गुणा किया तो 10, और 5 को x को 2x में जोड़ा तो 7x + 10। यहाँ से देखिए दोनों में से 2 के जोड़े बना लो। यहाँ से कॉमन क्या रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा x + 5, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, सॉरी, प्लस 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा x, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 × 5 = 10, x + 5 आ गया। यहाँ से वापस देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है x + 5, वापस कॉमन आ रहा है x + 5, इसमें भी x + 5 इसमें भी है, और क्या आ रहा है x + 2, ठीक है। उसके बाद देखो 2 हमारे पास, यहाँ से देखिए x का मान, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो देखो +5 इधर जाएगा तो -5, एक बार इसको रखेंगे तो +2 इधर जाएगा तो -2। तो यहाँ पे 2 शून्य निकल के आ जाते हैं, -2 और -5। ये हमें इस इक्वेशन के 2 शून्य मिल जाती हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए हमने शून्यांक तो ज्ञात कर लिए, 2 शून्यांक निकल के आए, और मैं बता दूं कि उस इक्वेशन के उतने ही शून्यांक निकलेंगे जिससे जितनी उसकी अधिकतम घात हो। अधिकतम घात कितनी है 2x की, तो 2 ही शून्य निकलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी जांच करेंगे, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग क्या होता है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखिए जो पहला शून्यंक आया उसे अल्फा मान लो, और दो नंबर पर आया उसे बीटा मान लो। तो अल्फा कितना है -5, प्लस बीटा कितना है -2, बराबर -b का मान -2, और a का मान कितना है, अल्फा का, सॉरी a का मान बताओ, 1 मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी हमने। -b कौन सा होगा, ये देखो, ये सबसे पहले ये a का गुणांक आ गया, ये b का मान आ गया, ये c का। a वो होता है जो x का गुणांक होता है, b x² का, b वो है जो x का गुणांक है, c वो है जो किसी का नहीं है। कहने का मतलब यहाँ से -b का मान कितना है 7, और a का मान कितना है 1। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाता है -7/1, ठीक है। इसी प्रकार हमें शून्यंकों का गुणनफल निकालना है।
शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा। देखना कि हम जानते हैं कि अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होता है। तो देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा -5 इंटू -2 किसके बराबर होगा, सी कितना है, सी देखो, ये देखो सी, यहाँ से सी देखो कितना है, 10 है ना, तो सी हो गया 10। और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो कितना आ जाएगा 10/1। और यही हमें ज्ञात करना था। देखिए शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और -5 प्लस इंटू -2 ये हमें ज्ञात करना, ये ज्ञात कर दिया। शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना, ये ज्ञात कर दिया। और 2 शून्य होते हैं। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना होता है और आपको पूरे मार्क्स से मिल जाएंगे प्यारे साथियों। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज लाइक करके जाना। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 व 2 है। इस बार हमें शून्यांक दे दिए गए हैं, क्या ये शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में समीकरण दे रखी थी बहुपद और शून्यांकों का गुणनफल और योग ज्ञात करना था, इसमें सेम उल्टा कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों ये, चलिए देखते हैं इसे भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखना हमें दिया गया है -3 और 2 क्या है, -3 और 2 क्या है, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल है। कहने का मतलब जो पहले दिया गया है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 2 दे रखा है और हमें वो समीकरण ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथियों कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए जानते हैं। अल्फा बीटा का मान 2 दिया गया है, तो यहां से देखना, अब देखिए मान लेते हैं कि माना वो द्विघात समीकरण क्या है, a² प्लस bx है प्लस c है। माना कि a का मान 1 है, यानी 1x² प्लस b का मान क्या है, एक बार मान लेंगे बाद में सिद्ध भी करेंगे, -3 है। और c का मान क्या है, c = 2 है। ये आपको पता होना चाहिए, a = 1 और जो अल्फा प्लस बीटा है उसे मान लेते हैं b बराबर -3 और c बराबर क्या है, ये 3 मान लेते हैं और c बराबर क्या आएगा, c बराबर आएगा 2। ठीक है आपके पास। अब आपने ये मान लिया है, तो देखिए, तो प्यारे साथियों एक बात बताना, हमने माना a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये है। तो देखिए हमें किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। a का मान क्या है, a का मान 1 है तो x² प्लस b का मान क्या है, यहाँ पे 3 आया है तो 3 इंटू एक्स प्लस c का मान क्या है, c का मान 2 है और हमें यहाँ पे एक द्विघात बहुपद बन जाता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वापस से रिपीट कर दूं, देखिए यहाँ पे मैं फुल डिटेल्स समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि जैसे मैंने वहाँ पे चैप्टर में समझाया है वहाँ पे बिल्कुल डिटेल से समझाया है। लेकिन प्यारे साथियों आई होप कि आपने सीख रखा होगा, आपको पता होगा, आप कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम शून्यांकों के योग दिया था तो हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है। फिर गुणनफल दे रखा था अल्फा इंटू बीटा 2। सबसे पहले ए का मान हमने खुद अपनी तरफ से मान लिया 1 है और अल्फा प्लस बीटा -3 आया है, उसको किसका मान मान लिया, बी का मान मान लिया। अल्फा बीटा का मान 2 आया, उसको 2 मान लिया। इस तरीके से हमारे पास एक द्विघात बहुपद निकल के आता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे यही हमें ज्ञात करना था। और सॉरी एक मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन आप निशान लगा लेना। जो ये चैप्टर है इसका एग्जाम्पल नंबर 3, बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप खुद अपनी बुक में निशान लगा लेना। साथ में जितने जितने क्वेश्चन बोलूँ उसको साथ में निशान भी लगाते जाना, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गए मेरे से, नहीं लिखे गए होंगे, साइड तक भूल गया होगा, लेकिन आपको ये लिखना है क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको खुद सॉल्यूशन कर लेना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। प्यारे साथियों निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थिति ज्ञात करनी है। देखिए x² - 2x - 8 की क्या सेम पहले वाला क्वेश्चन है। हमें समीकरण दी गई है x² - 2x - 8, इसके शून्य ज्ञात करने और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए करते हैं पूरे का पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो प्यारे साथियों हमें x² - 2x - 8 = 0 इसके पहले शून्य ज्ञात करने हैं और फिर क्या करना है, इसके शून्यांकों के योग और गुणनफल से इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए
शून्यांक ज्ञात करने से पहले हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, तभी हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि गुणा फर्स्ट और लास्ट का गुणा करो। फर्स्ट और लास्ट का गुणा किया था, क्या आया 8 एकम 8, क्योंकि इसके आगे का गुणा 1 है, 1 को 8 से गुणा किया 8। अब देखो गुणा करे तो 8 आना चाहिए और घटाए तब क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का 2। तो आप ये बताओ 2 चौके कितना होता है, 2 चौके 8 होता है ना, और 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अर्थात मैं लिख सकता हूँ, देखना एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो 4 में से 2 घटाया क्या आएगा, ये प्लस आएगा, सॉरी 4 में से 2, देखो माइनस का 4 और प्लस का 2 क्या आएगा, माइनस का 2, और माइनस का 8 का 8 आ गया। एक्स स्क्वेयर यहाँ से देखो 2 की जोड़ी बना लो, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 4। अब वापस इसमें से x माइनस 4 और x माइनस 4 वापस कॉमन आ रहा है, कॉमन उठा लो, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो इसको रखेंगे तो क्या आएगा 4, और इसको रखेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 2। इसे मान लेते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो यहाँ से अल्फा और बीटा दो शून्यांकों के मान निकल के आ गए, अल्फा और बीटा। अब हमें सत्यता की भी जांच करनी है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के। तो अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b का मान कितना है, b ये होता है, देखो इसका गुणांक a होता है, इसका गुणांक b होता है और इसका गुणांक c होता है। तो देखिए b कितना है, माइनस का 2, b है माइनस का 2 अपोन में क्या है, a का मान कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है इसके गुणांक। तो देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 2 में 1 का भाग दिया 2, या इन दोनों और साइड इक्वल है, इसका मतलब ये सही है। इसी तरीके से इसका गुणनफल भी ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा कितना है, 4 अल्फा है, बीटा का मान -2 है, c का मान माइनस का 8 है, और a का मान 1 है। 4 दूनी 8 आएगा, और माइनस का 8 आ जाएगा। देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, -8 इधर आ रहा है, -8 इधर आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, दोनों एकदम बिल्कुल राइट है। आई होप कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे प्यारे साथियों। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आप उससे बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड करके इसके दो शून्यांक निकालने हैं, अल्फा और बीटा का मान जैसे निकाले, फिर इसका अल्फा यानी शून्यांकों का योग वाला सूत्र लगा के इसका शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है, और फिर शून्यांकों का गुणनफल, और देखना है अगर दोनों साइड बिल्कुल राइट आ जाती है तो इसका मतलब हमने जो ज्ञात किया है वो बिल्कुल सही है। अगर दोनों साइड नहीं आती है फिर हमें कहीं ना कहीं तो हमने कोई दिक्कत जरूर की है, तो ये आपको चेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, उसके माध्यम से आप बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों दोनों ही बड़े इजी से, चलिए दोनों ही करेंगे इसके, क्योंकि बिल्कुल छोटा चैप्टर था। देखिए सबसे पहले 4s² - 4s + 1 के ज्ञात करते हैं। मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं, आपको सिर्फ इसके शून्यांक निकाल के दिखाऊंगा, आपको शून्यांकों का योगफल गुणनफल खुद कर लेना है। देखिए 4s² - 4s + 1 आ गया, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसके गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या आएगा, गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और घटाएं तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करे तो क्या आना चाहिए, 1, और जोड़े तो कितना आना चाहिए। तो प्यारे साथियों जोड़े तो क्या आना चाहिए, जोड़े तो 4 आना चाहिए, और गुणा करे तो 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4s², क्या 2 दूनी 2 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 2 को 2 में जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 4 भी आएगा। 2 को 2 से गुणा करूंगा तो भी 4 आएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे लिख सकता हूं ना, 2s - 2s + 1, माइनस का 2s और माइनस का 2s माइनस का 4s है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकता हूं ना। यहां से देखना इस दोनों में से देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आप देखोगे इस सर इसमें तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे
यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2s माइनस 1, माइनस यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिया तो देखिए 2s माइनस वापिस कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बचा 2s माइनस 1। तो देखिए एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा 1/2, और इसको भी रखेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो शून्य यानी अल्फा का मान 1/2 आ जाएगा, और बीटा का मान भी 1/2 निकल के आ जाएगा, और हम कह सकेंगे अब आगे कह सकेंगे कि हमने भी शून्यकों का मान ज्ञात करना सीख लिया है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए से, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए से इसका गुणनफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से भी ये खुद कर लेना, क्योंकि बिल्कुल इजी है। बच्चों को दिक्कत आती है तो इनके गुणनखंड यानी फैक्टर करने में आती है, वो मैंने आपको बता दिए गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका एक और देखिए वो सेकंड वाला पार्ट भी करते हैं। टी स्क्वेयर माइनस 15 है, तो कहने का मतलब देखिए टी स्क्वेयर है, ये माइनस का 15 इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 15, और जैसे ही स्क्वेयर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लगेगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस अंडर रूट, टी का मान क्या आता है प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना टी के दो मान निकल के आ गए, एक तो टी का मान अंडर रूट 15 और एक टी का मान आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि अल्फा का मान आ गया अंडर रूट 15 और बीटा का मान आ गया माइनस का अंडर रूट 15, और सेम वही प्रोसेस अपनानी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, और यहाँ से आपको निकाल लेना है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलने वाला है प्यारे साथियों। तो देखिए जितने भी अध्याय 2 में थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। देखना, देखिए अध्याय 2 में जितने भी क्वेश्चन है उनको लगभग हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे भी कोई एक आधा एग्जाम्पल छूट भी जाता है तो वो आप खुद कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप हल कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसके अलावा जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों देखिए हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्या पूरा सॉल्यूशन कर लिया, अध्याय नंबर 2 बहुपद को पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। बिल्कुल आसान है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज अपना सा कमेंट और लाइक करके बताना, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों को कौन कौन सा अध्याय समझ में आ रहा है। तो देखिए हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 को बिल्कुल आसान कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट अध्याय नंबर 3 में। देखिए प्यारे साथियों एक बात बताना चाहता हूँ, अध्याय 3 आता है 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये वाला अध्याय सबसे लास्ट में हल करने वाले, क्योंकि इसमें ग्राफ बनने वाले हैं। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लगभग इतने क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इन्हीं क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। एक बार इन क्वेश्चन को आप देख लेना और एक बार अपनी बुक में निशान भी लगा लेना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मैं लास्ट में कराना चाहूंगा। जैसे ही वीडियो का लास्ट होगा तब मैं आपको इस अध्याय का सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि अब भी ग्राफ बनाएंगे और फिर वापस आएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और दिक्कत भी होगी। तो सबसे पहले एक बार इस चैप्टर को लास्ट में रखते हैं, उससे पहले अगले चैप्टर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। तो प्यारे साथियों नया चैप्टर अध्याय 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों अभी तक हमने बिल्कुल अच्छे से चैप्टर 2 का सॉल्यूशन कर लिया है। चैप्टर 3 को हम बाद में करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों हर समय की तरह कहना चाहूंगा कि समय को कभी कमजोर साबित मत होने दे, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। तो प्यारे साथियों आपके पास वो इंपॉर्टेंट 3 वो गोल्डन डेज है जिसमें आप बहुत कम दिनों के अंदर वो उपाधियां हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत दिनों तक तैयारी करने वाले हैं।
तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये करना चाहते हैं तो ये सभी क्वेश्चन जितने बताने वाला हूँ सभी के आपको अच्छे से सॉल्यूशन करना है, और सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनमें से। और प्यारे साथियों, हमें क्या करना है, हमें एक बड़ा सा एक अच्छा सा क्या लेके चलना है, एक गोल फिक्स करके चलना है, क्योंकि हम भी कह सके बाद में कि फिर से लौट आएंगे तेरी महफिल में, अंदाज वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसने बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये भी हमें जानना होगा। तो देखिए, हम जानेंगे कितने कंचे थे, लेकिन कंचे इसमें ये बोला गया हमें इस क्वेश्चन में कि इसको गणितीय रूप में निरूपित करना है, यानी इसका इक्वेशन बनाना है। अगर हमें जानना होगा तो इसको इक्वेशन को हल भी करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ से इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना बोला गया है पहले क्वेश्चन में, इसको गणितीय रूप में निरूपित करना है। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, बुक में दिया हुआ है गणितीय रूप में निरूपित करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, एक आप साथ में बुक रखा करो। देखिए, इसने बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसके लिए पहले माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या मान लिया हमने x है, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। इसने कहा है जीवंती के पास कंचों की संख्या, एक बात बताओ, जॉन के पास x कंची है तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी। देखो, टोटल 45 है। मैं मान लूं कि जॉन के पास x है, ये मान लो, तो यहाँ पे जीवंती बचेगी। अगर ये x इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं जॉन के पास x कंची है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x, क्योंकि जॉन x है। यही बात है। अगर मान लो कि हमें पता चल जाए जॉन के पास 10 कंचे है तो हम 10 घटा देंगे, बाकी किसके बचे, जीवंती के। ठीक यही प्रकार हमने मान लिया कि जॉन के पास x कंचे है तो जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, 45 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खोएंगे। मान लो सबसे पहले जॉन कंचे खोता है, जॉन ने 5 कंचे खो दिए, 5 कंचे खोए, लिख लेना। देखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 5 कंचे खोए तो कितना, देखिए उसके पास एक्स कंचे थे, उसमें से 5 खोए तो कम तो होंगे, तो 5 घटा देंगे। इसी प्रकार जीवंती के पास भी तो उसने खोए, दोनों ने बोला है कि 5-5 कंचे खो दिए गए, तो जीवंती के पास कितना था, 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 और खो दिया तो 5 फिर कम होगा, तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स लिख सकता हूं ना मैं, 40 माइनस एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। यानी इसके पास 40 माइनस एक्स आ गया और एक्स माइनस 5 आ गया। अब ये बोलते हैं इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर। देखिए, आप बुक रखना साथ में। अब इसने बोला गया है, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। इसने बोला गया है, देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, दोनों ने 5-5 खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। खोने के बाद 124 है, तो देखिए खोने के बाद कितना है, 124 है, यानी x माइनस 5 है इसके बाद, तो खोने के बाद कंचे, और इसके बाद 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का गुणनफल कितना बताया गया है, 124। इनको गुणा करो आपस में, x को 40 से गुणा किया 40x, x को माइनस एक्स से गुणा किया माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से गुणा किया 4×5 = 20, 200 आ गया। माइनस 5 को माइनस एक्स से गुणा किया प्लस का 5x आ गया। अब देखो, माइनस का एक्स स्क्वायर एक बार इधर रख लेता हूं, 200, 5x और 40x प्लस का 45x है, और माइनस का 200 बराबर में क्या चल रहा है, 124। 124 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 45x, ये माइनस का 200 और ये 124 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 200 और माइनस का 124 कितना हो जाएगा, 324 = 0।
एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 324 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये है इसका गणितीय निरूपण। और हमें क्वेश्चन में ये बोला गया गणितीय निरूपण ज्ञात करना है, लेकिन आपको ये पूछ लिया जाए कि उनके प्रारंभ में कितने कंचे थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका फैक्टर यानी गुणनखंड भी करना पड़ेगा। गुणनखंड भी करना पड़ेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा, यहाँ पे पूछा नहीं है। तो मैं बता दूं कि गुणनखंड करना है, गुणा करे तो आपको 324 आना चाहिए और घटाए तो आपके पास 45 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आप देख लो कौन सी संख्या होती है और उससे आप कर लेना, ठीक है। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक इसी प्रकार इसका एक और क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, एक बार तो एक ही दिया गया है, चलिए आगे देखेंगे जो आएगा वो। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें जांच करना है कि ये दी गई हुई समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले देखिए ये ले लेते हैं पार्ट फर्स्ट, एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3, इसी के माध्यम से हम चेक करेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए इसे हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है वास्तव में या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण कैसी होती है। हमें देखा हुआ है कि द्विघात समीकरण, आपको अगर ये नहीं पता होगा कि द्विघात समीकरण कैसे होती है तब आपको नहीं पता चलेगा। जैसे ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको यहाँ से किसी के गांव जाना है, उसका घर का पता नहीं बताऊं, और आपको मैं ये बोल दूं आपको किसी के गांव जाना है, आपको ये नहीं बताऊं किसके गांव जाना है, तो आप जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे। अर्थात आपको पता होना चाहिए आप किसके गांव यानी किस व्यक्ति के गांव जाओगे, तभी आप वहां जा पाओगे। तो ठीक उसी प्रकार हमें द्विघात समीकरण का पता होना चाहिए। कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की कोई समीकरण मिले उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, ये इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का अगर बन जाती है तो बोल देंगे भाई साहब है, अन्यथा कह देंगे भी नहीं है। तो देखिए एक्स माइनस टू स्क्वायर यानी एक्स माइनस टू का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। तो देखिए मैं एक बार इधर खोल के लेके आ रहा हूँ इसको, एक्स माइनस टू किसके माध्यम से खुलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर ए स्क्वायर, ए की जगह क्या एक्स है तो कर दो एक्स स्क्वायर, फिर बी की जगह क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस टू एंड टू ए का मान एक्स इंटू बी का मान 2। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x, ठीक है। तो क्या आया, इसको खोला तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 माइनस 4x, तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का 1 और बराबर में क्या था 2x माइनस 3 का 2x प्लस का इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 2x और माइनस का 3 इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 3 इजिकल टू 0। अब यहाँ से देखिए जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दो, जो घट रहे हैं उनको घटा दो। एक्स स्क्वायर एक है तो एक्स स्क्वायर इसका आ जाएगा, 4 प्लस का है प्लस का 1 5 और 3 कितने हो जाएंगे 4 और 1 5 और 3 8 आ जाएंगे, ठीक है। माइनस का 4x और माइनस का 2x कितना होता है, माइनस का 6x प्लस का 8 इजिकल टू 0। ये किसके रूप का आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इजिकल टू 0। इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या वास्तव में ये इसके जैसा है, चलिए कंपेयर करके देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या 8, बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू x। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल इक्वल मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए आपको ये पता चला हो तो प्लीज अपना एक कमेंट लाइक जरूर करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, चलिए मैं डायरेक्ट यहीं से उठा लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है आपको चेक करना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसको चेक करना है क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक इसी प्रकार खोलेंगे। देखिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे खोलना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, नहीं बता सकता, ठीक है।
लेकिन फिर भी किसी भी बच्चे को दिक्कत हो बोलते ना, मैं अलग से आपको हल करा दूंगा, ठीक है। एक्स इसी की तरीके खोलना, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी किसका ए का, तो ए का स्क्वायर एक प्लस 2 इंटू ए का मान एक्स इंटू बी का मान एक है, बराबर में 2 को एक्स से गुणा किया 2x, 2 को -3 से गुणा किया 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 को एक्स से गुणा किया 2x बराबर 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल, माइनस का 6 इधर आया तो माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 6 और 1 7 इजिकल टू 0। आपके पास एक मान निकल के आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0। क्या अब आप ये बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो प्यारे साथियों इसको कंपेयर करते हैं, किसके साथ करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या है, देखिए द्विघात समीकरण में एक मुख्य बिंदु होता है कि कहीं भी ए का मान 0 न हो, अगर ए का मान 0 हो गया वो द्विघात समीकरण नहीं है, ए का मान 0 नहीं है इसका मतलब द्विघात समीकरण तो है ही। और देखिए ए का मान क्या आ गया, ए इक्वल टू ए का आ गया, बी का मान देखिए बी यानी एक्स का मान 0 कर दूं तो ये पूरा 0, यानी बी का मान क्या होगा 0, 0 एक्स मान सकते हैं, 0 एक्स का कोई तात्पर्य नहीं है, तो बी का मान क्या होगा कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 और सी का मतलब 7, ए का मान भी है, बी का भी है, सी का भी है, तो क्या है हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इसको मैं ये लिख दूँ ना कि 0 एक्स लिख सकता हूँ ना प्लस 7, कोई दिक्कत है क्या। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 7 है तो ये द्विघात समीकरण ना, 0 एक्स का मतलब लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो ठीक प्रकार यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके आपको इसे चेक करना होता है प्यारे साथियों। ठीक इसी प्रकार मैं आपको एक और इसका एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे देखना हमने ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, और बताओ कौन सा आपको हार्ड लग रहा है। ये बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल इजी सा है, ये भी इजी है, और ये थोड़ा सा आपको a माइनस बी की होल क्यूब आना चाहिए। चलिए ये हार्ड वाला करा देता हूँ थोड़ा सा, कि उसमें a माइनस बी की होल क्यूब आती है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। अगर फिर भी इसमें से कोई नया आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उनमें से करा दूंगा, ठीक है। वी आई वाला पार्ट कराना है, यानी ये करते हैं। चलिए प्यारे साथियों अब इसे हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसे तो हमें हल है करना ही नहीं है, इसको हल करके लेके आना है। सबसे पहले x माइनस 2 की होल क्यूब, तो देखिए a माइनस बी की होल क्यूब क्या है ये हमें पता होना चाहिए, क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का 3 a स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर। ये सॉरी ये माइनस का होगा, ठीक है, ये क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। एक मिनट रुको, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके हमें क्या करना है, हल करना है x माइनस 2 का होल क्यूब हल करना है। देखिए a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो क्या होगा a क्यूब, a यानी x की क्यूब माइनस b यानी 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर, a कितना है x है तो x का स्क्वेयर इंटू b का मान कितना है माइनस का 2, नीचे लिखता हूँ आगे प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है x प्लस बी स्क्वेयर बी कितना है बी माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस का 4। अब इसको हल करो एक्स क्यूब माइनस 8 3x स्क्वेयर 3 दूनी 6, तो प्लस का देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का, 3 को माइनस 2 से गुणा किया प्लस का 6x स्क्वेयर 3 चौके 12x। तो यहाँ से देखिए इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाले से क्या लिख सकता हूँ, लिखो तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x, ठीक है। कोई दिक्कत,
तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और माइनस का 4x² है और यहाँ पे प्लस का 6x², क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4x² प्लस का 6x² से कटेगा, तो देखो यहाँ पे 6x², यहाँ पे माइनस का 4x² है, तो क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 2x², क्योंकि देखिए 6 प्लस का है माइनस का 2 है, माइनस का 4, 6 में से 4 गया प्लस का 2, और बड़ी संख्या इधर है तो इधर ही बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस का x और प्लस का 12x, क्या बचेगा, माइनस का प्लस का 11x, यहाँ पे प्लस का 1 बचा है और यहाँ पे माइनस का 8, तो क्या आएगा, माइनस का 7 = 0। हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई है। यहाँ से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह क्या है 2 है, b की जगह क्या है 11 है, और c की जगह क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। कहने का मतलब अगर a ≠ 0 है तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे साथी, बिल्कुल आसान है, कोई किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इस प्रकार से अगर संख्या भी बदल के दे दी जाए तो आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होने वाला है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसमें क्या कहते हैं उसको जानेंगे और उसको बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, पूर्णांकों को। हमें नहीं पता है कि वास्तव में वो पूर्णांक कौन से हैं जिनका गुणनफल करें तो 306 आता है। तो प्यारे साथियों, हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे और इसके बराबर रख देंगे। वहां से हमारे पास कोई इक्वेशन निकलेगा और वहां से आगे हम हल करने वाले हैं। चलिए करते हैं। देखिए लिख देते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक अगर ये पहला x है तो ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इससे एक अधिक होगा, तो कह दो x + 1 होगा। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन वाला कहता है इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, क्वेश्चन में इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 306, यानी x × x + 1 का गुणनफल दिया गया है 306। इसको गुणा करो, x को x से गुणा किया x² प्लस x को 1 से गुणा किया x, और ये 306 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण निकल के आती है। अब हमें वो पूर्णांक पता करना है कि हमने जो माने हैं वो पूर्णांक कौन से हैं। वास्तव में हमने तो माने हैं कि पहला x है, दूसरा x + 1 होगा। अब हमें वास्तव में इसकी वैल्यू भी पता करनी है। तो क्या करना होगा, इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करने होंगे। कैसे करेंगे देखना, यानी गुणा करें तो 306 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, यानी माइनस का 1x आना चाहिए। तो देखिए प्यारे साथियों, 18 को 17 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 306 आता है, और 18 को 17 से घटाते हैं तो 1 आता है। यानी मैं लिख सकता हूँ x² + 18x - 17x - 306 = 0। यानी देखो 18 में 17 गया 1, 18 को 17 से गुणा किया 306। तो यहाँ से देखिए दोनों में से x कॉमन आ रहा है, दो के जोड़े बना लो, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x + 18 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 17 कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ फिर दोनों में से 17 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, और 17 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा 18, क्योंकि 17 को 18 से गुणा करूँ तभी 306 आएगा, बराबर में 0। अब वापिस देखो क्या कॉमन आ रहा है, x + 18 और x + 18 वापिस से कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बचा x - 17। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं, एक बार x + 18 को, एक बार x - 17 को। x = 18 को रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -18, और x = -17 को रखेंगे तो क्या आएगा, +17। यहाँ पे दो पूर्णांक निकल के आ जाते हैं, ये -18 और -17। इनमें से आपको अच्छा लगे वो ले हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि प्लस की वैल्यू हमें धनात्मक पूर्णांक माना है, ये तो माइनस का पूर्णांक निकल के आया है तो हम धनात्मक वाला लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आई है 17, और यहाँ पे क्या है, यानी 17 + 1 कितना हो जाएगा 18। यानी पहला धनात्मक पूर्णांक 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 18, जिसका गुणनफल कितना है
6 और यही हमें पूछा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 और 18। मेरे किसी भी प्यारे साथी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब उससे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लगभग देखा जाता है हर बार, तो इसी बार भी आपसे देखा मिल सकता है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर हमें रोहन की आयु पता चल जाए, माना कि रोहन की आयु x है तो उसकी माँ x प्लस 26 यानी 26 वर्ष बड़ी होगी। उसकी आयु का गुणनफल, किसकी आयु का गुणनफल, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी जो रोहन की माँ है, अगर अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 26 में अगर 3 और जोड़ दें, उसका गुणा करें तो 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले मान लेंगे कि रोहन की आयु x है, तो चलिए देखते हैं। माना रोहन की आयु कितनी है, माना रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष है। और अगर रोहन की आयु x है तो हमें पता है उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु जितनी रोहन की है उसमें ऐड कर दो x प्लस 26, उसकी माँ यानी 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो x में 26 साल बड़ी कर देगी। फिर कहता है कि 3 वर्ष पश्चात उनके गुणनफल, यानी ये तो वर्तमान की किसकी है, रोहन की आयु, ये उसकी माँ की है। ये कहता है 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात, एक बात बताओ, 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु बढ़ेगी तो उसकी बच्चे की भी तो बढ़ेगी। ये थोड़ी ना है कि बच्चा तो एक बार वहीं रहेगा, उसकी माँ 3 साल बढ़ेगी, फिर उसकी माँ वहीं रहेगी, 3 साल बाद उसका बच्चा बढ़ेगा, ये थोड़ी ना होता है। दोनों की आयु बढ़ेगी। यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु x है तो क्या हो जाएगी x प्लस 3, वो भी बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ की आयु कितनी थी x प्लस 26, तो वो भी 3 साल बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी 26 और 3 29, यानी x प्लस 29 हो जाएगी। अब बोलता है कि इन दोनों का गुणनफल यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल, x प्लस 29 का गुणनफल किसके बराबर होगा, 360 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 306 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में गलत लिख रखा है, 306 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 306 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करके देखो, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस x को 29 से गुणा किया 29x, 3 को x से गुणा किया 3x, प्लस 3 को 29 से गुणा किया तो 29 दिया, कितना आएगा 87, इजिकल टू 306। तो देखिए x स्क्वायर 29 और 3 32x, ये प्लस का 8 है और ये 306, ये प्लस का 87 है और ये 306 इधर आएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 306 था इधर आया तो माइनस का 306, और प्लस का 87 और माइनस का 306 कितना बचेगा 273, वो भी किसके, माइनस की। तो हमारे पास यहाँ पे एक द्विघात समीकरण निकल के आती है। तो प्यारे साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापिस से बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें इसके फैक्टर ज्ञात करनी है, तो फैक्टर क्या होंगे आप खुद ज्ञात कर लेना, मैं बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन खुद लेना, मैं आपको बता दूंगा कि इसके फैक्टर क्या आएंगे। इसके फैक्टर आने वाले हैं, देखिए यहाँ पे 32x आया, यहाँ पे 273 आया, तो क्या आएगा 39 को अगर हम किससे गुणा करें, 39 को 7x से गुणा करें और 39 में 7 घटाएंगे तो 32 आएगा, 39 को 7x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 273 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कॉमन लेके आगे हल कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, इन दो जोड़े में से देख लेना कौन सा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देख लेना कौन सा कॉमन आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको इनमें से एक जरूर देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज एक कॉमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है और किस प्रकार इसका हल करेंगे। तो प्यारे साथियों देखिए हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन कर लिया है। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान है।
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अपनी बुक में आप निशान लगा ले हुए देख लेना। देखिए ये वाला क्वेश्चन, और एक बार देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूँ एक बार सभी के सभी। उसके बाद एक बार आप क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके भी आप निशान लगा ले हुए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके पश्चात देखना प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इसके क्वेश्चन अच्छे बनने वाले हैं। तो ये लगभग समांतर श्रेणी के पूरे होते हैं। आप देखिए प्यारे साथियों एक बार देखना जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने जितने करा दिए हैं उतने ठीक है, लेकिन जो जितने क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं उन क्वेश्चनों को मैं एक बार आगे के लिए छोड़ रहा हूँ। इनको हम कल करने वाले हैं प्यारे साथियों, लेकिन एक बार आप इनको निशान लगा लेना। जो आपसे ये निकलने वाले हैं उनको तो निकाल लेना, ठीक है। और मैं आपको कल करवा देने वाला हूँ प्यारे साथियों। अभी मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ेगा, अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि प्यारे साथियों क्योंकि कंडीशन कुछ इसी प्रकार की बन जाती है। जब हम बड़ी एक उड़ान बनने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा समाज है हमारा परिवार है हमें नीचे धकेलने के लिए तैयार रहता है। ठीक उसी प्रकार आज मैं भी आपको एक बड़ा टारगेट देने वाला था, एक बड़ी क्लास लेके चला था, लेकिन आज मुझे न चाहते हुए भी इसे बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे कहीं जाना होगा। लेकिन प्यारे साथियों घबराना नहीं, मैं सभी के सभी चैप्टर आपको करा के रहूँगा। तो देखिए वापस से मेरे जितने भी साथी जुड़े थे, ठीक है, जो वापस अच्छे अपने भविष्य के लिए जो अपनी जी जान लगाने वाले हैं, सभी साथियों को मैं वापस से कहना चाहूँगा जितने भी क्वेश्चन है वो आप निशान लगा लेना। ये क्वेश्चन बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आगे की क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपको मेरे किसी भी साथी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम न हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी न आए मैं आपको आगे सभी की क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए यह ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपकी कला को स्वीकार ही करे, पर आप उसको लेकर कभी हार न माने, ठीक है प्यारे साथियों। हालात वो न होने दे कि हौसला बदल जाए, हालात वो न होने दे कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखे कि हालात बदल जाए। तो हमें वो हौसला रखना है कि जब अपने हालात को बदलने के लिए तैयार हूँ। तो प्यारे साथियों माफ़ी चाहता हूँ वापस फिर से, लेकिन ये आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं कल हम रेगुलर रखेंगे, जारी रखेंगे इन क्वेश्चनों को, और आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनको नेक्स्ट कल करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा और समझ आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे साथियों आपके लिए देखिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका एक प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट करके सपोर्ट जरूर करना, ताकि मुझे देखिए अभी न चाहते हुए मुझे भी इस वीडियो को बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि अभी अर्जेंट कहीं जाना होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वापस आपके लिए 2 लाइनें कह के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे किसी भी साथी को बीच में अपना हौसला न तोड़े, इसलिए कि सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, एक बार और कोशिश कर, तो ज़रूर कर सकता है, तो ज़रूर कर सकता है। प्यारे साथियों आप ये जितने भी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर करना, आप बिल्कुल भी हार मत मानना, ठीक है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने अपने बहानों से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।